अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मिडिल ईस्ट के 4 मुल्क तुर्की, सीरिया, लेबनान और इसराइल पीर की सुबह जलजले से हिल गए। यहाँ 12 घंटे में बड़े जलजले के झटके आए। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया और सीरिया में अब तक 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान और इसराइल में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन वहां नुकसान की खबर नहीं है। तुर्की में अब तक 1498 लोगों की जान जा चुकी है। 7000 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सीरिया में 805 लोग मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। टर्किश मीडिया के मुताबिक 3 बड़े झटके आए। पहला तुर्की के वक्त के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे 7.8 की शिद्दत का ज़लज़ला था। दूसरा करीब 10 बजे जिसकी शिद्दत 7.6 7.6 थी और तीसरा दोपहर 3 बजे आया, इसकी शिद्दत रिचर स्केल पर 6 थी। इसके अलावा 78 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए। इनकी शिद्दत 4 से 5 रही। अब बात तेलंगाना की। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कानून साज असम्बली में माली साल 2023-24 का सालाना बजट पेश किया। 2,90,396 करोड़ रुपए का रियासती बजट तजवीज़ किया गया है। रेवेन्यू अखराजात 2,11,685 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। अपनी बजट तकरीर में हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मुतहरिक क़यादत में तेलंगाना ने 8.5 साल की मुख्तसर मुदत में अहम तरक्कियाँ हासिल की। फलाह बहबूद और तरक्की दोनों में तेलंगाना एक रोल मॉडल है। पूरे मुल्क के लिए हम दावा कर सकते हैं कि जो भी तेलंगाना में लागू किया जा रहा है उस पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। तेलंगाना मॉडल जो इंसानी हमदर्दी, तामीरी सोच, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और शफाफ इंतजामिया के नुक्ते नज़र को यकजा करता है, उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है। माशी सुसरवी से पैदा होने वाले मसाइल के बावजूद और कोरोना वबा के दौरान उनके मनफी असरात का मुकाबला करने में कामयाब हुआ और एक मजबूत माशी ताकत बनकर उभरा। सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही इसको मौसर तरीके से निपटने में कामयाब रही। बहरान की मुद्दत के दौरान भी मईशत और फलाही प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर नाफिज किया गया। तमाम तबकों की ख्वाहिशात के मुताबिक शहरी और दही तरक्की को यकसा अहमियत दी गई। तेलंगाना जामे तरक्की के साथ आगे बढ़ा है। रियासत की तश्कील के वक्त मईशत काबिल रहम हालत में थी। तेलंगाना की तश्कील से पहले के 2 सालों में रियासत में सालाना औसत GSDP की शरह नमू सिर्फ 12% थी। GDP की तरक्की 13.4% से कम थी। रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के सख्त मालियती नज़्म ज़ब्त, मौसर प्रोग्रामों और वक्त पर उनकी अमलावरी पर तवज्जो मरकूज की गई और GSDP में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినా ప్రజల అవసరాలే ప్రమాణంగా భావిస్తారు. అంతే తప్ప ఎన్నికల ప్రయోజనాల కోసం చేయరు.
ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న అంశాలను అమలు చేస్తూనే పేర్కొనకుండా ఎన్నో పథకాలను మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి అమల్లోకి తెచ్చారు. దళిత బంధు, రైతు బీమా, కటి వెలుగు, కేసీఆర్ కిట్, కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్, అమ్మ ఒడి, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, బీడీ కార్మికులకు, ఒంటరి మహిళలకు, బోధకాలు బాధితులకు, డయాలిసిస్ పేషెంట్లకు ఆసరా పెన్షన్లు, రైతు వేదికలు, నీటి తీరువా రద్దు, గొల్ల కుర్మలకు గొర్రెల పంపిణీ, మత్స్యకారుల కోసం చేప పిల్లల పంపిణీ, గీత కార్మికులకు చెట్ల పన్ను రద్దు, నేతన్నకు బీమా పథకాలు కానీ, అదేవిధంగా గీత కార్మికులతో పాటు వాహన డ్రైవర్లు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, మత్స్యకారులు, జర్నలిస్టులు, హోంగార్డులు తదితర వర్గాల వారికి 5 లక్షల ప్రమాద బీమా కానీ, ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇల్లు నిర్మించుకున్న పేదలకు ఉచితంగా పట్టాలు, సామాజిక వర్గాల వారికి ఆత్మగౌరవ భవనాల నిర్మాణం కానీ, అంగన్వాడీ, ఆశా, హోంగార్డు తదితరులకు ఇచ్చే పారితోషిక పెంపుదల కానీ, విద్యార్థులకు సన్నబియ్యంతో అన్నం, జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక అంశాలు ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అమలు చేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని. అనేక సవాళ్లు, అవరోధాల నడుమ తెలంగాణ ప్రగతి ప్రస్థానం స్ఫూర్తిదాయకంగా కొనసాగుతున్నది. 8.5 ఏళ్లు తక్కువ వ్యవధిలోనే అనేక విజయాలను సాధించి దేశం అబ్బురపడే అద్భుతాలను ఆవిష్కరించింది. నాడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించి నేడు స్వరాష్ట్ర ప్రగతి యాత్రకు సారథ్యాన్ని వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తమ దార్శనికతతో, మేధాశక్తితో, సృజనాత్మకతతో, పరిపాలన పటిమతో మనందరిలో నిరంతర उत्साहाన్ని तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासती असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक करती है। समाज के किसी भी तबके के साथ इम्तियाज नहीं किया जाता। सरकारी प्रोग्रामों के फायदे तमाम के लिए दस्तयाब हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले पेशरफ हुकूमतों ने अक़लियतों की बहबूद के लिए सालाना 300 करोड़ रुपए भी सर्फ नहीं किए थे। तेलंगाना की तश्कील के बाद अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 8,581 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साल 2021-22 में 1286 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। हुकूमत साल 2014 से मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता 8.5 वर्षों में 2,32,713 लड़कियों की शादी के लिए 1,903 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गरीब इस्तिफादा कुरिंदगान के मुतालबे में इजाफे के सबब 450 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई थी। उनमें इजाफी 150 करोड़ रुपए की रकम शामिल की गई है। हरीश राव ने बताया कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए कर्जे जात की तकसीम के लिए कॉरपोरेशन मौजूदा और मुजवज़ा मालियती साल के लिए 270 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा रखती है। पेशरफ बजट के बरखिलाफ इसमें 239 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए गरीब मुस्लिम ख़वातीन में 20,000 सिलाई मशीनों की तकसीम का फैसला किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आइंदा माली साल यानी 2023-24 के दौरान रियासत में ज्यादा शरह नमो देखने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रवा माली साल 2022-23 के दौरान तेलंगाना की मजमूई रियासती घरेलू पैदावार यानी GSDP में गुज़िश्ता माली साल 2022-21 के मुकाबले में 15.6% का इजाफा देखा गया है। असेंबली कॉन्फ्रेंस हॉल में तेलंगाना सोशो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 को जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने रियासती असेंबली में पेश किए गए बजट में मख्तस करदा रकम के अलावा चंद महकमों और प्रोग्रामों के लिए अलहदा फंड्स मख्तस किए हैं। रियासत में सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने सड़कों और इमारतों के महकमे को 2,500 करोड़ रुपए और पंचायती राज के महकमे को 2,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। కింద ఇచ్చేటువంటి నిధులు నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు ఇస్తూ ఈసారి ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు కానీ, పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి నిధులు మున్సిపాలిటీలకు, గ్రామ పంచాయతీలకు అంటే ఆల్ లోకల్ బాడీస్ మనము పల్లె ప్రగతి కింద 3,360 కోట్లు ఇస్తాం. పట్టణ ప్రగతి కింద 1,474 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తాం. అయితే ఈ బిల్లుల క్లియరెన్స్ కోసం తిరిగి ట్రెజరీకి, ఫైనాన్స్కు రావాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ డైరెక్ట్గా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఆ మున్సిపాలిటీకి, ఆ గ్రామ పంచాయతీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. వాళ్ళే ఇంకా పని చేసుకొని ఎప్పుడంటే అప్పుడు నిధులు డ్రా చేసుకోవడానికి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ఆలస్యం అనేది లేకుండా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ రిక్రూట్మెంట్ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది కదా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టిన 80,000 మంది రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించి
సో చాలా ఫాస్ట్గా ఈ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఇప్పటికే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక 950 మంది రిక్రూట్మెంట్ పూర్తయిపోయి ఉద్యోగాల్లో చేరారు. మిగతా శాఖల్లో కూడా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా 2 ఫేజ్లు అయిపోయి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. ఫైనల్ స్టేజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అందువల్ల ఈ రిక్రూట్మెంట్లో కొత్త ఉద్యోగులు కూడా యాడ్ అవుతారు కనుక బడ్జెట్లో ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్లో ఒక 1000 crores న్యూ రిక్రూటీస్ కోసం బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకో క్లారిటీ కూడా ఇచ్చినాం ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు 11,000 మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఏదైతే ఉన్నారో వారందరి రెగ్యులరైజేషన్ను April 1st నుంచి అమల్లో తెస్తామని ఈసారి ఇంకో స్పష్టత ఇచ్చాం. ఇది గతంలో ప్రభుత్వం వారికి ఇచ్చిన మాట. ఆ ప్రకారంగా వారందరినీ April 1st నుంచి రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని ఈసారి బడ్జెట్లో క్లారిటీ ఇచ్చాం. తర్వాత సెర్ప్ ఎంప్లాయీస్ ది పే స్కేల్ రివిజన్, పే స్కేల్ ఒక ఇష్యూ ఉండే వాళ్ళది చాలా రోజులు. कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बजट पर रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त तनकीद की और कहा कि वो आवाम की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रही और अहम मसाइल को नजरअंदाज किया गया। भट्टी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से बहुत से मामलों को नजरअंदाज किया गया और इस बार भी वही दोहराया गया। पुरानी पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है जिसका मुलाजमीन पिछले कई सालों से मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत ने इस पर गौर करने का वादा किया था। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। भट्टी ने एमएलसी जीवन रेड्डी और रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी के साथ तेलंगाना बजट की पेशकशी के बाद मीडिया से बात की। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि बजट सबसे ज्यादा मायूस कुन है क्योंकि इसमें किसानों के कर्ज की माफी और बेरोजगारी अलायंस जैसे मसाइल का जिक्र नहीं किया गया। మేము గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు ఈ బడ్జెట్లో ఇంత ఉన్నాయి. 3 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం. దాదాపు దీంట్లో జనాభా దామాషా ప్రకారం ఇంత వస్తుంది, దీనికోసం ఖర్చు పెడతాం అని చెప్పేటువంటి మాట ఎక్కడ ఊసెత్తలేదు. గత 8 సంవత్సరాలుగా సప్లానికి సంబంధించిన నిధుల్ని పక్కగా పట్టిస్తా ఉన్నారు. ఈసారి కూడా అట్లాగే చేశారు. అట్లాగే ఈ సిపిఎస్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ సిస్టమ్ సంబంధించి చాలా సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఓల్డ్ పెన్షన్ సిస్టమ్ కావాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు. మీరు పరిశీలన కూడా చేస్తా ఉన్నారు. కానీ బడ్జెట్లో ఎక్కడ దాని గురించి మాట మాత్రం కూడా చెప్పలేదు. మీరు చేసేటువంటి తప్పిదాల వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులు పెద్ద ఎత్తున నష్టపోతా ఉన్నారు. దాదాపు 16 లక్షల రైతు సోదరులు స్వయం పరిపాలన జర్నలిస్టుల కోరికలైనా మిగిలిపోయినాయి. హైదరాబాద్ లో ఉన్న జర్నలిస్టులు, కెమెరామెన్లు, జర్నలిస్టులు కిరాయి కట్టుకోలేక బాధలు పడుతున్నారు. దిక్కు లేదు. మరి ఈ రకంగా మరి ఈ యొక్క బడ్జెట్ మనము ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. ఇంకో విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది. సరే, షామీర్పేటకు మెట్రో ట్రైన్ విషయం బడ్జెట్ లో వచ్చింది, కానీ యాదగిరి గుట్ట కూడా మెట్రో ట్రైన్ సంబంధించింది అక్కడ కూడా తీసుకొస్తే బాగుంటుందని కూడా సజెషన్ చేసినాం మొన్న. ఆ చర్చకు లేదు. సరే, నా నియోజకవర్గానికి వచ్చినట్టయితే సంగారెడ్డి సదాశివపేట వరకు మెట్రో ట్రైన్ హెచ్ఎండి లిమిట్ లో ఉంది కాబట్టి సంగారెడ్డి సదాశివపేట వరకు మెట్రో ట్రైన్ విషయం కూడా చర్చలో మొన్న సజెషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ చర్చ కూడా ఇక్కడ कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर को असेंबली में वजीर खजाना हरीश राव के जरिए पेश करदा तेलंगाना बजट 2023-24 को समाज के तमाम तबकात के लिए मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बजट से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी क्योंकि असेंबली इंतखाबात से कबल पेश किए जाने वाला यह आखिरी बजट था। ताहम उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तालीम, सेहत या बहबूद जैसे बुनियादी शोबों के लिए खातिर ख्वाह रकम मख्तस न करते हुए समाज के तमाम तबकात को मायूस किया। शब्बीर अली ने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों के बजट में कोई बड़ा इजाफा नहीं किया गया क्योंकि उन्हें
कुल बजट का सिर्फ 5 या 6% मिला। मजीद उन्होंने कहा कि दर्जे फेरीजात, दर्जे फेरीज कबाइल, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को बजट में नजरअंदाज किया गया। शेड्यूल कास्ट यानी दलितों को इस बजट का सिर्फ 7.23%, 7.23, एसटीज को 1.3%, बीसीज को 2.4% और अक़लियतों को, अक़लियती बहबूद को बजट का सिर्फ 0.75, 0.75% मिला। उन्होंने कहा कि रकम उनकी फलाह बहबूद की बड़ी स्कीमों को नाफिज करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। शब्बीर अली ने कहा कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने यह दावा किया बजट स्पीच में कि अक़लियतों की तरक्की पर रियासती हुकूमत ने बहुत बड़ी रकम खर्च की है और इस रकम को उन्होंने बताया कि 8,581 करोड़ रुपए 2014 से जनवरी 2023 तक खर्च किए गए हैं। शब्बीर अली ने सवाल किया कि बजट की रकम का नहीं बल्कि बजट के फीसद का, तनासुब का हिसाब देखा जाता है, लेकिन हरीश राव ने इस फिगर का जिक्र करते वक्त ये नहीं बताया कि इसी दौरान में रियासती हुकूमत ने दीगर स्कीमात पर कितनी रकम खर्च की। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अपने बजट में कई अक़लियती बहबूद की स्कीमात के लिए रकम मख्तस करे। उन्होंने ये भी कहा कि 2,200 करोड़ की जो रकम मख्तस की गई है उसे, इस रकम के जारी होने और उससे खर्च होने को यकीनी बनाया जाए। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने बीआरएस कायदीन के उस दावे को मज़ाक़ खैज करार दिया जिसमें कहा गया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के फंड्स को दीगर रियासतों पर खर्च कर रही है। आज मीडिया पॉइंट पर साफियों से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों से जो रकम वसूल करती है उस रकम को डिफेंस और मुल्क की हिफाजत और दीगर उमूर पर खर्च किया जाता है। मरकजी हुकूमत के पास वसाइल की कोई कमी नहीं होती और उससे तेलंगाना के फंड्स को दीगर रियासतों पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रियासती बजट को मायूस कुन करार दिया और कहा कि इसमें कई तबकात को नज़रअंदाज किया गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस को जारी किया, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। बजट के बारे में क्या ख्याल है? बजट पूरा 2023 लास्ट में आने वाला इलेक्शंस को नजर में रखते हुए बनाया जो बजट है। लोग पूरा निराशा से है, लोग पूरा नाराज थे इस गवर्नमेंट के ऊपर। इन लोग जो है जमीन बेच रहा, मगर उन लोग जो एक्सपेक्टेशन है जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जिन लोग निरुद्योग भृति बोल के बोला था, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। जो लोगों को घर नहीं है, 100 गज तो तुम्हारे को घर बनाने के लिए 5 लाख देते बोल के बोला था, उसके बारे में भी बजट में एलोकेशन नहीं दिख रहा। ऐसा जो गरीब लोग हैं उन लोगों के डे टू डे वर्क के लिए जो पैसे होना था वो पैसों के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिख रहा। खाली 4 नया बिल्डिंग बनाया है हम लोग, एक कमांड कंट्रोल बनाया, एक नया सेक्रेटरीट बना रहा, एक अमरवीर स्तूपम बोल के एक नया बना रहे और एक अम्बेडकर स्टैचू बना रहे। ऐसे 4 नया बिल्डिंग बना के नया ग्लास लगा के उसमें चश्मा लगा के देखे तो ये तेलंगाना का डेवलपमेंट नहीं होता। तेलंगाना बोले तो केवल भाग्यनगर नहीं होता है, तेलंगाना बोले तो रूरल में आके देखना है। रूरल का लोगों के दिल में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, अनएम्प्लॉयड में क्या है, वो देखो बोलते हम लोग गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहा। मगर उन लोगों का दिमाग हमेशा भी टाइम कैसे जीतना, एमएलएस को कैसा कंट्रोल करना, पुलिस को कैसा कंट्रोल करना, हम जो बोलते हैं उस सुनने वाले को इस दुनिया में रखना, जो नहीं सुनते उन लोगों को दिल में भी जाना बोल के उन लोगों का दिल है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2023 में उन लोगों को लोग जवाब देंगे बोल के हमारा ये है। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस को जारी किया। बीआरएस के अपने कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के बजट 2023-24 को काफ़ी तरक्की याफ्ता कहा। उन्होंने कहा कि बजट में तमाम तबकात की तरक्की का ख्याल रखा गया, खासकर ज़राअत के तबके को इस बजट में अहमियत दी गई है। कविता ने कहा कि इस बजट के ज़रिए समाज के उन तबकात की मदद करने की कोशिश की जा रही है जिन्हें अब तक नज़रअंदाज किया जाता रहा। कविता के अलावा बीआरएस के रुकन असेंबली गोवाला बालराजू ने भी इस बजट का खैर मकदम किया। बढ़ाई है तेलंगाना में और आज हमारा बजट 2,90,000 करोड़ का हमने आज पेश किया है और इस बजट में देश को एक तरीके से इंस्पायर करने वाली बहुत सारी बातें हैं
क्योंकि जिस तरीके का पॉपुलेशन होता है उनके निष्पत्ति के अनुसार ही हमने बजट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि सारे सोशल सेक्टर्स को उनके पॉपुलेशन के हिस्सा का मिलना चाहिए। उसी तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिस तरीके से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रिचार्ज करने का जो काम तेलंगाना के बजट में किया है, हमें अफसोस है मोदी जी की सरकार ने ये बात नहीं किया है। आज हिंदुस्तान भर में गरीब लोग अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो जरूर उसमें एनआरईजीएस का कंट्रीब्यूशन है और जो एनआरईजीएस इतने लाखों लोगों को रोजगार देती है उसी एनआरईजीएस को पूरी तरीके से मार देने का कोशिश ने मोदी गवर्नमेंट ने किया है। हम डिमांड करते हैं एटलीस्ट रिवाइज बजट एस्टिमेट्स में मोदी गवर्नमेंट शुड गिव मोर मनी टू एनआरईजीएस। और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए 31,000 करोड़ दिया है, सिंह बाग हमने एक दिया है पूरी इकोनॉमिक रिचार्ज करने को, तो ही हम फॉलो करने का डिमांड करते हैं। थैंक यू। बढ़ाई है तेलंगाना आए मगर कभी कोई किसान के बारे में सोचे नहीं, जवानों के बारे में भी सोचे नहीं, इसीलिए एक अच्छा माहौल बन रही है आज देश के अंदर जो नेम से एक बात करने को है मगर अमल करने का कोई आगे नहीं आ रहा बोल के केसीआर साहब यहाँ पर जैसा राज कर रहे, ये राज के बारे में देश के अंदर बहुत बड़ा चर्चा चल रही। कल भी नांदेड़ में मीटिंग हुई थी, नांदेड़ में भी जय केसीआर जी संघर्ष करो हम आपके साथ है बोल के लोग जैसा बोलते गए, वो बहुत बड़ा सबूत है। देश के अंदर बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। ये बजट 2,90,000 करोड़ जो है ये पूरा गरीबों को और वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो अलोकेशन हुई, ये अलोकेशन देखने के बाद स्टेट के अंदर जो अवाम है, हमारे को जो फॉलोवर्स है, हमारे को जो चाहते हैं लोग, जो ऑब्जर्व इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे को फोन करते जा रहे, साहब को हमारे तरफ से धन्यवाद दियो बोल के बात करे, वो लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा हमारे को इंस्पिरेशन रहे आप लोग बोलने से हमारा ताकत और बढ़ते जा। जरूर जैसा आप लोगों का दुआ है, ये दुआ को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जरूर देश के अंदर भी जैसा राष्ट्र के अंदर ये पालन हो रही, यही पालन को देश के अंदर भी लाने को कोशिश करेंगे। आए मगर कभी कोई किसान के बारे में सोचे नहीं, जवानों के बारे में भी सोचे नहीं, इसलिए एक अच्छा माहौल बन रही है आज देश के अंदर जो नेम से एक बात करने को है मगर हुकूमत तेलंगाना को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब रियासती हाईकोर्ट ने पीर को उसकी एक अपील मुस्तरद कर दी, जिसके जरिए अरकान असेंबली की खरीदारी के केस की तहकीकात को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले करने को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस टी तुकाराम जी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत और रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की दाखिल करदा दरखास्तें मुस्तरद कर दी, जिनके जरिए BRS के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की मुबैना कोशिश से मुतालिक केस को वाहिद रुकनी जज की जानिब से CBI को मुंतकली के हुक्म को चैलेंज किया गया था। डिवीजन बेंच ने रूलिंग दी कि वाहिद रुकनी बेंच के हुक्म में कोई खामी नहीं है और इसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। तेलंगाना में जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले एक बड़े अवामी राब्ते के प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो का तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज आगाज किया। इस यात्रा का आगाज आज जिले मुल्क के कबायली गांव मेडाराम से हुआ। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैगाम को घर घर पहुंचाना है। आइंदा 2 माह तक मरहलावार तौर पर यह यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान कई मकामात पर जलसे भी होंगे। रियासत में अवामी मसाइल और हुकूमत की नाकामियां इस यात्रा का एजेंडा है। रेवंत रेड्डी 6 माह तक मुकम्मल तौर पर अवाम के बीच रहेंगे। यात्रा के दौरान कांग्रेस रहनुमा रियासत की हुक्मरान जमात BRS के अरकान असेंबली के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार करेंगे ताकि मंशूर में किए गए वादों की तकमील में नाकामी को बेनकाब किया जा सके। श्री सत्य नारायण नमो ध्यान
अदानी मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कायम करने का मुतालबा करते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने मुल्कगिर एहतजाज किया। इसी के हिस्से के तौर पर खैरताबाद डीसीसी सदर रोहिन रेड्डी की क़यादत में आज एसबीआई के हेडक्वार्टर्स गन फाउंड्री के पास एक धरना दिया गया। इस धरने में यूथ कांग्रेस के कायद अनिल यादव के अलावा कई और सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। बीआरएस एमएलसी कविता ने पीर को कहा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमतों में गिरावट की तहकीकात के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। उन्होंने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुल्क में हमें एक बहुत बड़े बहरान का सामना है। हमें यकीनी तौर पर इससे एक बहरान कहना चाहिए क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स की गिरावट और कंपनी की कीमत मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होगी। अजीब हालत है। अदानी जी के बारे में किसी को भी हम सवाल करते हैं तो सभी लोग बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का एक जवाब मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर जी बोलती है सब कुछ ठीक है, मिनिमम लिमिटेड एक्सपोजर है, और आरबीआई बोलती है ऑल इज वेल, और सभी तो आज तक अदानी जी का नाम ने भी नहीं लिया है। एसबीआई, पीएनबी, जितने भी बैंक्स ने अदानी जी को लोन दिया है वो सभी बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये पता नहीं ऑल इज वेल का मंत्र क्यों है, क्यों चल रहा है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि दुनिया भर के अखबारें आज फ्रंट पेजेस पे लिख रही है कि किस सरकार के मदद से अदानी जी 60,000 करोड़ से 10 लाख करोड़ तक का अपना व्यापार का साम्राज्य का विस्तार किया है, वो आज सिर्फ 10 दिन में आधा हो गया है। 23 जनवरी को अदानी जी का शेयर वैल्यू 3,436 रुपीज था। आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फरवरी 6 के दिन उनका शेयर का वैल्यू 1,400 रुपीज को गिर गया है। जब शेयर वैल्यू किसी कंपनी का इतना गिर जाता है और 10 लाख करीब संपदा देश की इवेपोरेट हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं कि ऑल इज वेल? क्यों प्रधानमंत्री जी आज तक चुप्पी साधे हैं? हमारी बीआरएस पार्टी की डिमांड है आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करो, सारे दल के पार्लियामेंट मेंबर्स में होंगे, एक इंक्वायरी बैठना चाहिए। जिस तरीके के देश का नुकसान हो रहा है देश के लोगों को बोलना चाहिए। और मेरी डिमांड है, विनम्र डिमांड है, बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के हनमकुंडा जिले के दौरे के दौरान कशीदगी देखी गई। बीजेपी और बीआरएस के कारकुनों ने उनकी मौजूदगी में एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिले के पिंगलीपल्ली में हाल ही में मरने वाले एक शख्स के अरकान खानदान से मुलाकात के बाद दोबारा वापसी के दौरान सड़क की तामीर के मौके पर बीआरएस के कारकुनों ने राजेंद्र से सवाल किए, जिस पर बीजेपी के कारकुनों ने उनको रोकने की कोशिश की। इस मसले पर दोनों ग्रुप्स में बहस टकराव हो गई, जिसने तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दोनों ग्रुप्स के अरकान के जज्बात को सर्द किया और दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। सीने में दर्द के नतीजे में बस ड्राइवर बस से कूद पड़ा, जिसके नतीजे में बस उलट गई और बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में पीर की सुबह पेश आया। ये आरटीसी सुपर लग्जरी बस आसिफाबाद से हैदराबाद की सिम जा रही थी। उसके ड्राइवर को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके साथ ही ड्राइवर अचानक चलती बस से कूद पड़ा। इसके नतीजे में बस उल्टी और बाज मुसाफिरीन जख्मी हुए। उन जख्मियों को इलाज के लिए जिला मुसक्कर में वाक़ सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।